माँ जी, दर्द सिर्फ आपकी बेटी को ही नहीं मुझे भी होता है। अरे बहू, तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझको। तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? वैसे आजकल तुमसे कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही है। कल भी बेचारा प्रकाश भूखा ही दफ्तर चला गया था, तुम बस सोती ही रह गई। सुनीता देवी अपनी बहू नेहा को झिड़कते हुए बोली। ओ माँ जी, कल से बहुत ज़्यादा सर दर्द है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, नींद भी पूरी नहीं हो पा रही। उस पर से कुछ दिन से पेट में भी एक अजीब सा दर्द उठता है, दिन में कई बार। बहुत ही थकान भी महसूस होती है, बस इसलिए दिमाग से निकल गया दीदी के यहाँ मिठाई भिजवाने का। मैं अभी इनको फ़ोन कर देती हूँ, ये आते हुए बाजार से ही कुछ लेकर दे आएंगे। नेहा ने जवाब में कहा। बस ठीक है, बहुत हुए ये बहाना तुम्हारा, अब तो रोज का ही हो गया है। इतना दर्द उठा कि करीम हलवाई के यहाँ फ़ोन भी नहीं कर सकी तुम। त्योहार सर पर है, जानती हो ना, और वो बेचारी अकेली अब क्या क्या करे। ओ और एक तुम हो, तुम्हें जरा सी उसकी मदद करने को कह दो तो तुम्हें कुछ ना कुछ बहाना हो जाता है। नहीं करना तो साफ साफ कह दो ना, यूँ रोज रोज बहाने क्या बनाती रहती हो। जब से निशान पैदा हुआ है तब से तो तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होते। चलो माना पहले वो छोटा था, मगर अब तो वो 1 बरस का हो चला। अब भी तुम बस हर वक्त तबीयत और व्यवस्था का रोना रोती रहती हो। सुनीता देवी ने नेहा को जोर से झिड़क दिया। माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से ख्याल रखूंगी। नेहा ने बात को आगे ना बढ़ाने में ही समझदारी समझी। आखिर उसकी सास को उसके दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर उससे ऐसे में बात तक नहीं हो पा रही थी। फिर अपने पति प्रकाश को फ़ोन करके अपनी ननद के यहाँ बाजार से कुछ मिठाइयाँ पहुँचाने के लिए कह दिया। अरे यार, क्या है ये माँ भी ना। यार नेहा, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, रात घर आने में भी देर हो जाएगी, तुम माँ से कोई बहाना बना दो ना प्लीज यार। प्रकाश ने कुछ पल बात करके फ़ोन रख दिया। अब मरती क्या ना करती, सर दर्द की एक गोली खाकर कुछ देर आराम करके करीम हलवाई के यहाँ जाने के लिए निकली। चाचा, तैयार मिठाइयों में अभी क्या क्या है आपके पास? दीदी के यहाँ भी भिजवाना है आज ही, और अब मैं आई हूँ तो घर के लिए भी लेते जाऊंगी, उसने करीम हलवाई से पूछा। अरे बहू रानी, तैयार में से तो बेसन के लड्डू ही है। एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह कुमुद बिटिया की सारी पसंदीदा मिठाइयाँ हम भिजवा देंगे और तुम्हारे यहाँ भी मिठाई पहुँचवा देंगे। वैसे भी अब शाम तो होने को है, तो क्या ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वैसे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और आंखें भी इतनी सूजी सूजी सी है, ठीक तो हो? उन्होंने नेहा से पूछा। बस यूं ही चाचा, आजकल थोड़ा सर में दर्द रहता है और त्योहार का समय है तो आराम का समय भी नहीं निकलता, नेहा ने जवाब दिया। अरे ऐसा है तो कल हम ऐसा करेंगे, थोड़ी खस्ता जलेबी बनाकर लेते आएंगे। 2 एक रोज सुबह सुबह गर्म करके दूध के साथ ले लेना, थोड़ी ताकत आ जाएगी। अच्छा सुनो, खास मसालेदार चाय बना रही है, अब शाम का वक्त है तो पीकर ही जाओ। करीम हलवाई ने उसे बैठने का इशारा किया, फिर गर्मा गर्म चाय के साथ कचौड़ी परोसी। नेहा को तो जैसे माँ की याद आ गई। पहला निवाला मुंह में लेते ही आंखों से आंसू बह निकले। किसी तरह खुद पर काबू पा उसने चाय खत्म की, फिर अपनी सास और प्रकाश के लिए भी कचौड़ियाँ बंधवा ली। माँ जी, मैं करीम चाचा के यहाँ से होकर आई हूँ, वो दीदी की पसंदीदा मिठाइयाँ कल सुबह सुबह ताज़ी बनाकर भिजवा देंगे और अपने यहाँ भी छोड़ जाएंगे। इन्होंने बताया कि ये आज दफ्तर से देर आएंगे, सो मैंने सोचा कि मैं ही जाकर करीम चाचा से बात कर आऊँ। ये गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लाई हूँ, अभी चाय के साथ परोसती हूँ, नेहा ने आकर अपनी सास से कहा। फिर चाय बनाकर उन्हें देते हुए बोली। माँ जी, आप कहे तो आज खिचड़ी ही बना लो, ये भी तो देर से आएंगे तो फिर ज़्यादा नहीं खाते, उसने पूछा। अब इसमें क्या कहूँ मैं,
ये खिचड़ी बनाने का बहाना तो अब तुम्हारा हर दूसरे दिन का हो चला है, जो ठीक लगे करो, सुनीता देवी ने गुस्से से कहा और कचौड़ियाँ खाने में मस्त हो गई। साथ में ही निशांत के साथ खेल में लगी रही। नेहा खिचड़ी चढ़ाकर मंदिर की सफाई में लग गई। अरे आप सोच रहे होंगे कि ये चल क्या रहा है। सही भी है, मैंने आपको नेहा और उसके घर वालों से परिचित तो करवाया ही नहीं। तो दोस्तों, नेहा इस घर में अपने पति प्रकाश, 1 वर्षीय बेटे निशांत और अपने सास ससुर के साथ रहती है। घर से कुछ ही दूरी पर नेहा की बड़ी ननद कुमुद अपने पति और 5 साल के बेटे सुलेख के साथ रहती है। उसके पति की सरकारी नौकरी है और अक्सर तबादला होते रहता है, इसलिए उसके सास ससुर गांव में ही रहते हैं। अब बिटिया घर के इतने पास रहती है तो जाहिर है माँ को उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की आस हर दूसरे दिन जगती है। और फिर अकेले रहती है तो उसकी चिंता भी लगी रहती है। सारा दिन बस हाय ओ ये कैसे करेगी, हाय ओ कितना थक गई होगी, हाय उसका बच्चा कितना शैतान है और जाने क्या क्या। और उस पर त्योहार पर जो उसके सास ससुर उसके यहाँ आने वाले हो, तब तो उनकी चिंता 7वें आसमान को छू जाती है। इधर उनके हिसाब से नेहा एक आरामदायक जीवन जीती है, क्योंकि निशांत को देखने में वो उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देती है। उनके हिसाब से नेहा निशांत के पैदा होने के बाद से दिन प्रतिदिन लापरवाह होते जा रही है। खैर, कहानी में वापस आते हुए इधर नेहा मंदिर साफ कर रही थी, उधर सासू माँ बड़बड़ाए जा रही थी। बेचारा सुबह भी भूखा जाए, रात को भी खिचड़ी खाए, पता नहीं कितनी थकान चढ़ी रहती है महारानी को। जो भी हो, नेहा ने काम खत्म करके उन्हें खिचड़ी परोसी और खुद निशांत को खिलाने बैठ गई। आखिर सासू जी निशांत के साथ खेल तो लेती थी, मगर उसके काम सब नेहा को ही करने होते थे। देखा तो डायपर भरा हुआ था, पहले बदलकर फिर उसे खिचड़ी खिलाई। तब तक प्रकाश भी आ गया। उठकर वो रसोई में चली गई और अपने और प्रकाश के लिए थाली परोसने लगी। सासू माँ तो अब तक अपने कमरे में आराम करने प्रस्थान कर चुकी थी। ससुर जी आजकल गांव गए हुए थे तो सासू माँ जल्दी ही सो जाया करती थी। आखिर दुखड़े सुनने वाला कोई नहीं था। यार नेहा, अच्छा किया कचौड़ियाँ ले आई, बड़े दिन से मन था खाने का। प्रकाश ने खाने की टेबल पर बैठे बैठे नेहा से कहा। क्या बात है, सर दर्द अब भी है क्या? पूछते ही अंदर से आवाज आई, हाँ और पूछो, सर चढ़ा रखा है तुमने? सारा दिन भूखे रहो और आकर आरती उतारो इनकी। अरे छोड़ो यार माँ की इन बातों को, चलो खाना हो गया, हम भी अंदर चलकर बातें करते हैं। प्रकाश ने निशांत को गोद में लेते हुए कहा। आप चलिए, मैं रसोई समेट कर आई। अगले दिन सुबह जल्दी भी उठना था, आखिर पूरे घर की सफाई बाकी थी, सो जल्दी से रसोई का काम निपटाकर उसने कमरे का रुख किया। जाकर देखा तो प्रकाश निशांत को सुला चुका था। चलो अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मैं बाम लगा देता हूँ, उसने कहा। थकी मांदी नेहा को कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। दिवाली का त्यौहार अब सर पर था तो अगले दिन सारी सफाई का काम उसने जैसे तैसे निपटाया। साथ ही निशांत का खाना पीना, सासू माँ के ताने सुनना, ये सब तो कर ही रही थी। दोपहर को करीम चाचा भी मिठाइयाँ लेकर पहुँच गए। बहू रानी, जलेबी कल सुबह सुबह छोटू के हाथ ताजी ताजी भेजवाऊंगा, दूध के साथ ले लेना, 2-4 दिन में ताकत आने लगेगी। अच्छा, बिटिया के यहाँ भी मैंने सब सामान पहुँचवा दिया है, और कुछ काम हो तो कहना, उन्होंने कहा। ठीक है चाचा, फिलहाल आप रात को कुलछे छोले भिजवा देंगे। आज सारा दिन काम में ही जाएगा तो खाना बनाने में दिक्कत होगी, नेहा ने कहा। जरूर बहुरानी। करीम भाई, अब बहुरानी तो काफ़ी व्यस्त है, इन्हें तो याद रहेगा ही नहीं कि कुमुद बिटिया भी काम में लगी है। खैर, आप उनके यहाँ भी कुलछे छोले भिजवा दीजिएगा।
बेचारी अकेले ही सब संभालती है। सासू माँ ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, जी बिल्कुल बड़ी भाभी। करीम भाई ने उनसे कहा। इतने में ही निशांत सोकर उठते ही भूख से रोने लगा। नेहा काम छोड़ उसके लिए खिचड़ी लेकर गई। उसे खिलाने और फिर उसका डायपर वगैरह बदलने के बाद वो उसे सासू माँ के कमरे में पहुंचा आए। तब तक दोपहर के खाने का वक्त में चला गया था, तो अपना और उनका खाना निकाल कर कमरे में ले गई। माँ जी, आज इनके आने के बाद यदि आप रसोई में थोड़ी मदद कर दे तो सारा काम आज ही खत्म हो जाएगा। ये निशांत को संभाल लेंगे थोड़ी देर, उसने झिझकते झिझकते कहा। बस बात पूरी होनी थी कि सासू माँ आग बबूला हो उठी। अरे वाह महारानी, क्या आइडिया निकाला है। सारा दिन निशांत को संभाले मैं नहीं थकती जो रात को भी तुम्हारी मदद को आऊं। और बेचारा प्रकाश तो दफ्तर में सारा दिन मच्छर मारता है ना कि रात को आकर बच्चा संभालेगा। बस एक तुम ही काम कर रही हो घर में। रात में खाना भी तो नहीं बनाना, करीम भाई से मंगवा लिया तुमने। अब भी थकावट चढ़ी है तुमको। नेहा चुप हो गई। खैर रात को ही निशांत को प्रकाश के पास छोड़ उसने रसोई का काम शुरू किया। बच्चे के सोने के बाद प्रकाश उसे पालने में रखकर नेहा की मदद को आ गया। लाओ नेहा, कुछ मदद मैं कर देता हूँ, जल्दी सब निपट जाएगा। तुम नीचे नीचे का करो, मैं जल्दी से ऊपर का निपटा देता हूँ। कहकर उसने लंबी झाड़ू नेहा के हाथ से ले ली। प्रकाश के बस साथ होने की खुशी से ही नेहा जैसे दुगुनी तेजी से काम करने लगी। जल्दी से सब काम निपटा दोनों के लिए नेहा ने चाय बनाई। बड़े सुकून से वो प्रकाश के साथ बैठ चाय का आनंद ले रहे थे। अगले दिन सुबह प्रकाश के दफ्तर जाने के बाद सासू जी ने नाश्ते की लिस्ट थमा दी। ये सब बना लेना, और हाँ दामाद जी के यहाँ के लिए भी बनेगा। कुमुद बिटिया अभी सफाई खत्म नहीं कर पाई तो वो नहीं बना पाएगी। मैं जरा बाहर जा रही हूँ, लौटने में शाम हो जाएगी। आते हुए कुछ खाने को लेती आऊँगी, कहकर वो निकल गई। अब एक और बच्चे को संभालना तो दूसरी ओर रसोई का काम निपटाना। उसने निशांत का पालना रसोई में ही खींच लिया। शाम होते होते लगभग सब तैयार था। प्रकाश भी जल्दी ही आ गया था तो उसने भी कुछ मदद कर दी। लेकिन माँ गई कहाँ है, कुछ तो बताया होगा, उसने पूछा। नहीं, कुछ नहीं कहा। इतने में ही सुनीता देवी आ गई। लो नेहा, ये रात के लिए दाल और नान अच्छे से गर्म कर लेना, बहुत भूख लगी है, चलो खाते हैं, कहकर रसोई में पकवानों को देखने पहुंची। अरे ये कुछ कम नहीं पड़ेगा क्या? बिटिया के सास ससुर भी आ रहे हैं, वहाँ भी ठीक से भिजवाना होगा। तुम भी ना बस। अच्छा सुनो प्रशांत, खाना खाकर तुम गाड़ी निकालो, चलो आज ही सब पहुँचा आए, फिर कल समय नहीं मिलेगा। साथ ही दामाद बाबू से भी आज ही त्योहार मिल लेंगे, कहकर डिब्बों में भरने लगी। नेहा ने जल्दी से खाना लगाया और फिर प्रकाश खाना खाकर सब डिब्बे गाड़ी में रखने लगा। फिर अगले 4 दिन त्योहार में कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। इस दौरान नेहा को कई बार पेट दर्द की शिकायत भी रहती, मगर त्योहारों के चलते उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। नेहा, कुमुद बिटिया के सास ससुर आ गए हैं आज सुबह ही गाड़ी से। तुम आज रात का खाना सबके लिए बनाकर पैक कर लेना, वहीं चल के साथ में खाएंगे, साथ ही उनसे त्योहार मिलन भी हो जाएगा। उन्होंने सुबह सुबह रसोई में फरमान सुना दिया। प्रकाश ने उनकी बात कमरे से ही सुन ली। माँ, खाना मैं होटल से लेता आऊँगा। ये त्योहार के चक्कर में नेहा भी काफ़ी थक चुकी है, इतने लोगों का खाना बनाने में फिर पूरा दिन निकल जाएगा, उसने कह दिया और दफ्तर के लिए निकल गया। क्या मुट्ठी में लिया है पति को, बिल्कुल जोरू का गुलाम बनाकर रखा है। कौन सी घुट्टी पिलाती हो भाई, जरा हमें भी बता दो, क्योंकि हमें तो सारी उम्र ये नहीं कर पाए। सुनीता जी ने नेहा को ताना मारते हुए बोली। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने काम में चली गई। वैसे करीम चाचा की खस्ता जलेबी और दूध वाला फार्मूला उस पर कुछ काम करता सा लग रहा था उसे। शाम को प्रकाश, नेहा और सुनीता जी कुमुद के घर के लिए निकले। वहां जाकर नेहा ने सब खाने के डिब्बे रसोई में रखे और कुमुद के साथ चाय नाश्ते के इंतजाम में लग गई। अरे बेटा नेहा, तुम नाश्ते तो बड़े स्वादिष्ट बनाती हो, हम तो उंगलियां चाटते रह गए। बड़ी मदद की तुमने कुमुद बहू की त्योहार के दिनों में।
कुमुद की सास नेहा से बोली, अरे बहन जी, अब बिटिया के लिए तो ये हमारा फर्ज है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। सुनीता देवी पूरा श्रेय लेते हुए बोली। बातों में बात निकली तो पता चला कि उस दिन जब नेहा को नाश्ते बनाने थे तब कुमुद को काफी थकान लग रही थी और पैर भी बहुत दुख रहे थे। उस दिन सुनीता जी कुमुद के ही घर पर थी, सारा दिन उसके काम में हाथ बटाने के लिए। अगले दिन फिर दोबारा नेहा के पेट में दर्द उठने लगा, वो उठ भी नहीं पा रही थी। प्रकाश ने उसके लिए कॉफी बनाई और जाते जाते करीम हलवाई के यहाँ पर घर पर कुछ नाश्ता भिजवाने को कहा। अगले दिन सुबह सुनीता जी मंदिर का फोन आया। वो सुबह सुबह मंदिर जाया करती थी और करीब 10 बजे तक लौटा करती थी। आज उन्होंने फोन पर नेहा से कहा कि वो कुमुद के यहाँ जा रही है, आने में देर होगी। इधर प्रकाश ने फोन की परवाह न करते हुए नेहा से जल्दी से तैयार होने को कहा। दर्द तो उसे था ही तो ज्यादा ताकत भी उसे लग नहीं रही थी। किसी तरह उसने कपड़े बदले और दोनों निकल गए। निशांत के लिए भी प्रकाश ने बैग में बिस्किट वगैरह ही रख लिए थे। शाम घर आने में थोड़ी देर हो गई। जब वो लोग पहुंचे तो सासू माँ आग बबूला हो मुंह सुजाए बैठी थी। लग रहा था कि आज तो प्रकाश की भी खैर नहीं। क्या बात है, कल तो बड़ा दर्द हो रहा था, आज घूमने फिरने के लिए सारा दिन खत्म हो गया। उन्होंने सीधा सवाल कर दिया। इससे पहले कि प्रकाश कुछ कहता, नेहा ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और रोक दिया। माँ जी, दर्द हो रहा था इसलिए गए थे, अब आपको तो बस दीदी की फिक्र खाए जाती है। उनके पैरों में दर्द हुआ तो आप उनका घर साफ करने चली गई। उनको कभी छींक भी आ जाए तो आप काढ़ा बनाने पहुंच जाती है। दिवाली में आपको उनकी थकान रोज दिखती थी। उनका 5 साल बच्चा बहुत छोटा लगता था, मगर मैं 2-2 जगह का नाश्ता बनाकर भी आपके हिसाब से थकती ही नहीं। आज उनको जरा सा बुखार क्या आया, आप उन्हें लेकर डॉक्टर के पास चली गए। अब क्योंकि उनके सास ससुर तो यहाँ रहते नहीं तो उनको कुछ पता नहीं और जीजा जी को जैसे कुछ आता नहीं। सबके सब आप पर निर्भर है। ऐसे में आपके पास समय कहाँ है मेरा दर्द देखने को। आपको तो बातें छिपाने से ही फुर्सत नहीं। आप तो कभी ये मानेंगे ही नहीं कि दर्द सिर्फ आपकी बेटी को ही नहीं मुझे भी होता है। इसलिए मैंने कल इनसे कहकर अस्पताल में अपॉइंटमेंट लिया था और हम चेकअप के लिए गए थे ताकि मैं अपना दर्द ठीक करवा सकूं। नेहा ने भी आज उन्हीं की जबान में उन्हें जवाब दिया। प्रकाश क्या जादू कर दिया तुझ पर, ऐसे बोले जा रही है और तू खड़ा क्या देख रहा है। अब दामाद बाबू शहर में नहीं है, अभी समधी समधन कुछ जानते नहीं तो ऐसे में बेचारी कुमुद को कौन देखेगा। मैं सारा दिन निशांत को संभालती हूँ, वो तो इसे दिखता नहीं और कुमुद की जरा मदद करने चली गई तो इसे बहुत चुभ गया और चुपचाप सुन रहा है। वो भड़कते हुए बोली, बस कीजिए माँ, चुप मैं इसलिए हो गया था कि शायद आज नेहा की बातों से आपको समझ आ जाए, लेकिन आप तो शायद समझना ही नहीं चाहते। आया था सुबह फोन दीदी का, बस हल्का बुखार था और वो जा भी रही थी डॉक्टर के पास। अब वो कोई छोटी बच्ची तो नहीं है जो कहीं खो जाती। और उनके सास ससुर थे ना आज उनके साथ जाने को, मगर फिर भी आपको नेहा की तरफ दिखाई नहीं दी। उस दिन भी नेहा जानती थी, सुना था उसने फोन पर जब दीदी आपसे कह रही थी कि उनके पैर में दर्द हो रहा है और सुलेख भी तंग कर रहा है, मगर ये कुछ नहीं बोली। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि सारा दिन तेल मसालों का काम करते हुए ये निशांत को कैसे संभालेगी। और आज आप कह रही है कि आप सारा दिन निशांत को संभालती है, खाना ये खिलाती है, नहलाती ये है, डायपर ये बदलती है, रोता है तो ये चुप कराती है, सुलाती ये है, फिर आप कहती है कि आप निशांत को सारा दिन संभालती है। खैर, इसलिए आज मैंने निशांत के लिए भी एक अच्छा डे केयर देख लिया है। अब सुबह मैं अपने साथ ही उसे लेता जाऊंगा और शाम को लेते आऊंगा। और फिलहाल अगर आपसे काम ना होता हो तो कुछ दिन दीदी के यहाँ चले जाइए, क्योंकि नेहा को डॉक्टर्स ने आराम करने को बोला है। इसमें खून ना के बराबर है और बच्चेदानी में भी इन्फेक्शन और सिस्ट है।
तो ये तो कुछ दिन काम नहीं कर पाएगी। प्रकाश ने 2 टूक सुना दी। सुनीता जी तो जैसे स्तंभ रह गई। आखिर बेटे ने इतनी बड़ी बात कह दी थी। अरे मगर डे केयर क्यों? कितना पैसा खर्च हो जाएगा, मैं देख तो रही हूँ। उन्होंने बात को समेटने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं माँ, वो लोग देख लेंगे। थोड़ा पैसा लगेगा मगर जिम्मेदारी से काम होगा और बच्चा कुछ सीखेगा भी। साथ ही आपको भी समय मिलेगा, जहाँ चाहे वहाँ जाने का कोई बंदिश नहीं। फिलहाल नेहा को आराम की ज़रूरत है, मैं इसे कमरे में ले जाऊं? कहकर प्रकाश नेहा को कमरे में छोड़ नीचे चाय बनाने आया। लीजिए माँ, आप भी पी लीजिए और खाने की फिक्र ना कीजिए, करीम चाचा के यहाँ से टिफिन आ जाएगा, कहकर कमरे में चला गया। सुनीता जी आज अपनी चतुराई पर शायद खड़े खड़े पछता रही थी या फिर शायद सोच रही थी कि अगर थोड़ी सी बहू की भी चिंता कर लेती होती तो आज शायद बेटा ना खोया होता। बहरहाल उन्हें ये बात पचाते पचाते 2 दिन लग गए। अब निशांत भी तो घर पर नहीं रहता था और नेहा भी अपने कमरे में ही रहती तो शायद थोड़ा आत्ममंजन करने का मौका मिला। तीसरे दिन सुबह उठकर वो प्रकाश के कमरे में चाय लेकर पहुंची। बेटा, अब तो निशांत की भी जिम्मेदारी नहीं है और तेरे बाबूजी भी नहीं है, तो उनका भी कुछ काम तो नहीं है। कुमुद भी ठीक ही है, तो तू करीम हलवाई को टिफिन के लिए मना कर दे। खाना ही तो बनाना है, मैं बना लिया करूँगी। और नेहा को चेकअप के लिए जब ले जाना हो कह देना, मैं चली जाऊंगी। कहकर वो रसोई में आकर नाश्ते की तैयारी में लग गई। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।